हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये रहने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के ऊपर। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हिस्सा है या हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हमारा ये लेक्चर है ये हमारा पूरा का पूरा जो है प्रियम्बल के ऊपर रहने वाला है। इसमें हम लोग जो है पूरा प्रियम्बल आप लोगों को समझाएंगे। देखो, अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं तो प्रियम्बल बेसिकली क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो आपके पास कोई भी बुक होगी, आप बुक देखते हो और बुक का स्टार्टिंग का पेज देखते हो। तो जब आप लोग अपनी बुक का स्टार्टिंग का पेज देखोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, उस पेज को हम लोग प्रीफेस बोलते हैं ना। प्रीफेस बोलते हैं, प्रीफेस दिखाई देगा। तो अगर आप लोग उस प्रीफेस को देखते हो तो वहां से आपको ये पता चलता है कि इस बुक के अंदर आखिर है क्या क्या। आई बात समझ में? इन द सेम वे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक बुक की तरह है, और उसका जो स्टार्टिंग का पेज है वो क्या है, प्रियम्बल है। और ये प्रियम्बल हमें बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन्ड है। अगर मैं प्रियम्बल की बात करूं तो पहला जो प्रियम्बल हमें दिया था वो ऑफ कोर्स वर्ल्ड में सबसे पहले यूएसए का, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रियम्बल से शुरू हुआ था। और ये मैंने आपके लिए आपके रेफरेंस के लिए जो है यूएसए का प्रियम्बल स्क्रीन पे डिस्प्ले भी किया हुआ है। दिस इज द प्रियम्बल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए लैंग्वेज है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन एस्टेब्लिश जस्टिस, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessing of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America। ठीक है। इसी के साथ साथ में मैंने इंडिया का भी जो प्रियम्बल है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो इंडिया है उसका प्रियम्बल है। और इस साइड में मैंने जो है साउथ अफ्रीका, जो कि अभी अभी जो है मतलब रिसेंटली डेमोक्रेटिक हुई कंट्री बनी है, तो उनका तो ये देखिए, ये जो प्रियम्बल है इट वाज टेकन फ्रॉम the Constitution of USA and it dates back to 1787। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1947, यानी कि और ये जो है उससे भी लेटेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल जो है वो क्या है। एक तरह से मैंने बताया है कि इट इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आखिर है क्या क्या। ठीक है। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, है ना, कि प्रियम्बल का मीनिंग क्या है, तो जैसे मैंने बताया इट इज इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखो, प्रियम्बल के अंदर रिफ्लेक्ट क्या होता है, तो प्रियम्बल के अंदर जो है जो भी आइडियल्स और गोल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अचीव करने की सोची थी, वो सारे के सारे किसमें है, आपके प्रियम्बल में है। ये एक फेमस जजमेंट था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि प्रियम्बल जो है वो हमें इंसाइट्स देता है, वो हमें बताता है कि आखिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ये बात समझ में? वहीं बेरूबारी केस 1960 में प्रियम्बल के लिए कहा गया कि इट वाज द की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द मेकर्स, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था। प्रियम्बल इज जस्ट अ की, यानी कि अगर आप लोग अकेले में प्रियम्बल पढ़ते हो, किसी भी कंट्री का अगर आप अकेले में प्रियम्बल पढ़ते हो तो आप लोग वहां से एक आइडिया ले सकते हो कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस किस चीज की जो है बात कर रहा है। और जैसे कि नानी पालखीवाला ने भी ये बात कही है कि प्रियम्बल इज जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कौन है, ये बात समझ में, तो आप क्या है, कौन है, तो आप एक अपना आई कार्ड दिखा के मेरे को बता सकते हो कि सर आई एम दिस एंड दिस। ठीक है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से हम लोग पता कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लोगों को पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 13 दिसंबर 1940
में जो है वो लाया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है, आखिर वो होने वाला कैसा है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या गोल्स हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अचीव करने हैं वाइल राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फ्रीडम के लिए इतनी स्ट्रगल की है, उनके जो जो एस्पिरेशंस थे, उन सारे एस्पिरेशंस को फुलफिल करना था, और उसके लिए हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो लेके आए थे, और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने उन सारी चीज़ों को क्या फुलफिल किया है, वो चीज़ हमने कहाँ पे डाली हुई है फुलफिल करके, प्रियम्बल में डाली हुई है। तो प्रियम्बल इज बेसिकली व्हाट, प्रियम्बल इज बेसिकली द, मैं अगर अपनी वर्ड्स में बोलूं तो मेरे हिसाब से प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, शॉर्टेस्ट समरी है। आई बात समझ में, ये वो 1 पेज समरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे आपको पूरा पता चल जाता है कि फिर है क्या, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हमारे लिए कैसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इसी में अगर मैं टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल की बात करूं कि हमारा प्रियम्बल का जो टेक्स्ट है वो कैसा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, ये है आपका प्रियम्बल का टेक्स्ट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल लिखा हुआ है। देखो प्रियम्बल में अगर मैं पढ़ के बताऊं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये हमें बताता है कि आखिर ये जो प्रियम्बल है ये किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है अथॉरिटी के बारे में। आई बात समझ में, अथॉरिटी के बारे में पता चलता है कि हुज कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस। आई बात समझ में, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिलोंग किसके लिए करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है हैविंग solemnly resolved to constitute India into a स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वाली जो चीज़ है आपकी स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। आई बात समझ में कि हमारी जो इंडिया है, इंडियन स्टेट है, उसका नेचर कैसे रहने वाला है, ये हमें कौन बता रही है, ये वाली जो बोल्ड लाइन जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है, ये बता रही है। ये बात समझ में, और एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये वाली चीजें जो है दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमें प्रियम्बल बता रहा है। और उसके बाद जो ये लास्ट पे बता रहा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर, जो है ये हमें डेट बता रहा है एडॉप्शन की। आई बात समझ में, तो देखिए मेनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 4 चीजें बताता है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है अथॉरिटी। आई बात समझ में कि कौन है, किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, सो इट इज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी चीज जो ये हमें बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट जो है वो उसका नेचर क्या रहने वाला है। तीसरी चीज जो हमें ये बताता है, ये हमें बताता है ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फुलफिल किए हैं। और चौथी चीज जो एंड पे है, वो हमें डेट बताता है कि कौन सी डेट को जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया हुआ है। क्लियर है ये वाली बात। अगर देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करूं तो मैं वन बाय वन जो है आपको सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझाता हूँ। ये जो टर्म्स है, इन सारी टर्म्स को डिस्कस करके बताता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग। आई बात समझ में, तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रियम्बल है ये किसके द्वारा बनाया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया हुआ है, और इंडिया के ही लोगों के लिए है। आई बात समझ में, तो ये नहीं कि हम लोग जो है खुद के लिए खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं और खुद ही इसको बना रहे हैं। वी हैव सॉलमली रिजॉल्व, हमने बिना किसी प्रेशर के बिल्कुल सही दिल से ये इस चीज का रिजॉल्व लिया है दैट वी विल कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ स्वर्ण। हम लोग इंडिया को क्या करेंगे, एक स्वर्ण स्टेट बनाएंगे। अब देखो स्वर्ण का क्या मीनिंग होता है, स्वर्ण मीन्स, स्वर्ण मीन्स
इंडिपेंडेंट। स्वर्ण का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हमारे, ना ही इंटरनल अफेयर्स में ना ही एक्सटर्नल अफेयर्स में है, रहने वाला है। इट मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया are responsible for taking the decisions of the Indian state। हम लोग किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके या किसी के अंडर जो है कोई भी डिसीजन लेने वाले नहीं है। वी आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर। हालांकि मैं अगर आप लोगों को बात कहूँ, जब ये टर्म स्वर्ण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1949 में ही कॉमनवेल्थ का हिस्सा इंडिया को जो है वो डिक्लेयर कर लिया था। अब ये कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है? ये कॉमनवेल्थ नेशंस ऐसे ग्रुप ऑफ नेशंस हैं जो इंग्लैंड की कॉलोनीज हुआ करते थे जनरली, और ये लोग मानते हैं कि इन सब का जो हेड है वो कौन रहेगी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो इनकी हेड रहेगी। आई बात समझ में? जब इस बात पे डिस्कस हो रही थी तो एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज क्लियरली कहा था कि ये हमारा डिसीजन है कि हम लोग कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेंगे। हम लोग किसी के प्रेशर से या किसी के दबाव में आके ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस डिसीजन बाय आवर फ्री विल एंड वी आर रेडी टू गेट आउट ऑफ द कॉमनवेल्थ बाय आवर विल। अगर हमारा मन करेगा तो हम आने वाले टाइम में जो है कॉमनवेल्थ नेशन से बाहर भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा राइट फ्रॉम 1945 है। 1945 में ही आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ, तो क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी थी तो एट दैट टाइम इंडिया भी जो था वो अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ था। बट इज Are the decisions of UNO binding on India? No, never। आई बात समझ में? ना ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है, ना ही किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहे या किसी और ग्रुप का जिसका भी इंडिया हिस्सा होगा उसका कोई भी डिसीजन इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। एवरी डिसीजन about the Indian territory will be taken by the people of India only। आई बात समझ में? तो this is the meaning of स्वर्ण। स्वर्ण means we are free, we are free, we are totally free, we are totally free from एनी एक्सटर्नल पावर्स। आई बात समझ में? किसी भी एक्सटर्नल पावर से जो है हम लोग क्या है? फ्री है। कोई भी बाहर का इंसान जो है हमारी कंट्री के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी पावर जो है उसको यूज नहीं कर सकता। हम लोग अपने डिसीजन चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल हम लोग अपने फ्री विल से लेने वाले हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्वर्ण। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। आई बात समझ में? सोशलिस्ट जो टर्म है, सोशलिस्ट मीन्स अ वेलफेयर स्टेट। आई बात समझ में? वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है, या सोशलिस्ट क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, या सोशलिस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट एंड देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आई बात समझ में? इसमें यह है कि स्टेट को जो है वेलफेयर स्टेट बनानी है बाई बाई टेकिंग मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट्स एंड बाय प्रोवाइडिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आई बात समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट। और हमारा जो सोशलिज्म है वो एकदम कम्युनिज्म की तरफ नहीं है। कम्युनिज्म का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा सोशलिज्म नहीं है। हाँ, बराबर ये हमारी कंट्री जो है वो सोशलिस्ट है। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, बट इट डज नॉट मीन कि हम लोग जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जो है अबॉलिश करने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग जो है मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो स्टेट का रखने वाले हैं ओवर द रिसोर्सेस, और हमें एक वेलफेयर स्टेट जो है वो बनानी है। नेक्स्ट इज सेकुलर। सेकुलर की अगर मैं बात करूं तो सेकुलर मीन्स एक ऐसी स्टेट, या सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है इसका मतलब है एक ऐसी स्टेट विच इज हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन। एक ऐसी स्टेट जिसका कोई भी ऑफिशियल जो है वो रिलीजन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकुलर स्टेट। जैसे कि आप लोग इंडिया के केस में देखते हो, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हालांकि इंडियन स्टेट जो है वो सारे ही रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करती है। आपने देखा होगा आर्टिकल जो आपका 25 से लेकर आर्टिकल 28 है, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किए गए हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि वी आर अ सेकुलर स्टेट, जहाँ पे आप लोगों को किसी भी फेथ को मानने की
आज़ादी है, किसी भी फेथ को ना मानने की भी आपको आज़ादी है, आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करने की आज़ादी है, आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मेंटेन करने की आज़ादी है, और आप स्टेट के फंड में से कोई भी पैसा जो है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट में नहीं लग खर्च कर सकते। आई बात समझ में? तो ऐसे जो प्रोविजंस है, यहाँ से हम लोगों को क्लियर ये चीज पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, मतलब देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, बट यस वी डू रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन। हमने जो है रिलीजन को एक पर्सनल मैटर की तरह जो है वो ट्रीट करना है कि रिलीजन इज द पर्सनल मैटर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट हैज नो रोल इन इट। आई बात समझ में? स्टेट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीन तरीके के जो है स्टेट्स होती है। एक होती है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट मीन जहाँ पे हम लोग किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे आपकी बांग्लादेश है, जैसे आपकी बर्मा है। आई बात समझ में? उसके बाद एक होती है एथिस्ट स्टेट। एथिस्ट स्टेट ऐसी होती है कि जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। आई बात समझ में? लेकिन इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब है एक ऐसी स्टेट जिसका खुद तो एज अ स्टेट हम लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एज अ स्टेट हम लोग किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट यस इंडिविजुअली अगर कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट इज द मैटर ऑफ दैट इंडिविजुअल। स्टेट हैज नो रोल टू डू इन इट। ओके, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आई बात समझ में? डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट? डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। आई बात समझ में? रूल ऑफ पीपल, लोगों का जो है वो रूल। इसका मतलब ये है कि इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु आर गोइंग टू टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी रूल्स या जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा राज्यसभा बनाते हैं, और वो जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आप ही ने इलेक्ट करके भेजे हुए हैं। आई बात समझ में? इट इज द पीपल हु आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री। तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। हालांकि इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लॉ बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है जिसमें आप लोग जो है डायरेक्टली वोट करते हैं, जैसे प्लेबिसाइट हो गया, रेफरेंडम हो गया, आई बात समझ में, इनिशिएटिव हो गया। तो दीज आर द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक country. It means that ultimately the laws are made by the people and it is for the people, है ना? Okay, next is republic. India क्या है? Republic. Republic means the head of the state is an elected body. क्या मतलब है रिपब्लिक का? जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, हेड ऑफ स्टेट क्या होने वाले हैं? इलेक्टेड बॉडी होने वाले हैं। तो जैसे कि इंडिया के जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट क्या है इंडिया में? एक इलेक्टेड बॉडी है। ऐसी कंट्री जहाँ पे जैसे मोनार्की का सिस्टम होता है, वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं दैट इज अ हेरिडिटरी पोजीशन। राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है? इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। इट मीन्स हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी कम्स फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड, ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हैं और भारत की राष्ट्रपति है। इट क्लियरली शोज द रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। एक चीज और है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे फोकस करें, वो चीज ये है कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से ये वाली चीज देखूं दिखाऊं आप लोगों को कि इंडिया क्या है? इंडिया इज अ स्वर्ण, इंडिया एक स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आई बात समझ में? वन थिंग दैट यू नीड टू नोटिस हियर इज, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोटिस हियर इज, see there is no comma between स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो चीजें हैं इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट इंडिया एज अ स्टेट हैव ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर। ऐसा नहीं है कि इंडिया स्वर्ण है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है। नहीं, इंडिया स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर ये सारी चीजें एक साथ है। आई बात समझ में? सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, तो यही बात है कि कॉमा ना होने का मतलब, आई थिंक दिस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने ये चीज जो है बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई है, सच दैट जो हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो हम लोग इस चीज के ऊपर भी फोकस करें कि इंडिया जो है वो स्वर्ण सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब दिस इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडिया इज नॉट स्वर्ण
एंड सोशलिस्ट, इंडिया स्वर्ण सोशलिस्ट टुगेदर। बात समझ? ओके। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका पहला है जस्टिस। आई बात समझ में? जस्टिस, एज यू ऑल नो, जस्टिस मीन्स दैट एवरी पर्सन इज गेटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, सोशली आप लोग सारे बराबर हैं। आई बात समझ में? इकोनॉमिकली भी आप लोग सारे बराबर हैं और पॉलिटिकली भी आप लोग सारे बराबर हैं। सोशल जस्टिस मीन्स दैट सोसाइटी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। सोसाइटी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ एनी बेसिस, चाहे वो कास्ट, ग्रेड, कोई भी हो। यानी कि आपके पास कोई पब्लिक तालाब है तो वहां से पानी सारे लोग पी सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल जस्टिस। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक हॉस्पिटल है, वहां पे इलाज सारे लोग कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट। आई बात समझ में? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स दैट हर एक, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप लोगों का इकोनॉमिक जस्टिस है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में, लॉ मेकिंग में, राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है यहाँ पे। 18 साल से ऊपर अगर कोई भी इंसान है एंड इफ इज मेंटली साउंड, ही कैन वोट। आई बात समझ में? उसमें हम लोग इंडिविजुअल में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों की एज जो है वो एक पार्टिकुलर एज से ऊपर है, 25 ईयर्स से ऊपर से, यू कैन कंटेस्ट फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई बात समझ में? आप लोग जो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप लोग भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल। Next is liberty. Liberty, what does liberty means? Liberty means freedom of thought, expression, belief, faith, and worship. It means you are having the freedom of thought. Like you are not bound to thought in a particular way. आपके पास सोच की आज़ादी है, आपके पास एक्सप्रेशन की आज़ादी है, आपके पास बिलीफ की आज़ादी है, आपके पास फेथ और वर्शिप की जो है आज़ादी है। Again, this faith and worship, liberty of faith and worship, it is again referring towards the secular nature of the Indian state. Equality of status. Status में आप सारे लोग बराबर हैं and there is equality of opportunity as well. What is meaning of equality of opportunity? Means क्या, अगर आपके एग्जाम में, अगर आपके JKPSC के एग्जाम में, या अगर आपके SI के एग्जाम में 669 वैकेंसीज हैं टोटल, तो चाहे आप किसी भी कास्ट से हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रेटर्निटी मीन्स व्हाट? फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग को हम लोग फ्रेटर्निटी बोलते हैं। मतलब हिंदुस्तान के लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रमोट करने का, क्या भाईचारा प्रमोट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जहाँ पे हम लोग एश्योर कर रहे हैं कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज मेंटेन्ड एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आई बात समझ में? और जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है नेशन की, वो भी बनी रहे। एंड द लास्ट पार्ट जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, this 26th day of November 1949, this is the date when the constitution was adopted and enacted. However, मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी कि जो constitution था, it was actually enacted, or I can say that larger portion of the constitution was enacted on 26 January 1950, जिसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी लाहौर सेशन में हम लोगों ने 1929 में, तब हमने बताया था कि हम लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इस डेट को मद्देनजर रखते हुए हमने बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ प्रोविजंस को छोड़ के वो हमने 26 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किए। ठीक है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, वो ये है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है? तो देखिए इसके लिए दो फेमस केसेस हैं। पहला जो है आपका, दिस इज योर बेरुबारी केस ऑफ 1960 एंड द सेकंड इज द केशवानंदा भारती केस ऑफ 1970।
ये बात समझ में। तो देखिए बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है। और बाद में अपने इसी वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 1973 में इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवनंदा भारती केस चेंज करके बोला कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली एक आर्गुमेंट था, एक इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट था, जो आर्गुमेंट बीरूबारी केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया गया। वो आर्गुमेंट ये था कि लाइक ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि बाकी सारे प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी तरीके से जो है हमने क्या किया हुआ है, प्रियम्बल को भी डिस्कस किया है। आई बात समझ में? ठीक है, डिस्कस हुआ है प्रियम्बल, उसके बाद इसके ऊपर वोट हुआ है और उसके बाद ये भी जो है वो इसको हमने अप्रूव किया है टू बी द पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? तो क्योंकि ये भी थॉरोली डिस्कस्ड है, इट वाज वोटेड अपॉन एंड देन इट वाज enacted by the parliament, इसी आर्गुमेंट के बेसिस पे केशवनंदा भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेरुबारी केस में ये वाला जो वर्डिक्ट है, ये वाला जो आर्गुमेंट है, सॉरी, ये शायद जजेस तक नहीं पहुंच पाया था, जिसलिए बेरुबारी केस में उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट, preamble is not a part of the constitution। एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे पहले क्या किया था हमने, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था जब बन के तैयार हुआ था, उसके बाद में हमने क्या किया हुआ है, एट लास्ट जो है वो प्रियम्बल को बनाया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम लोग चाहते थे कि प्रियम्बल में वो सारी चीजें हम लोग लिख पाए जो जिसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया है। तो कोई भी चीज जो है दैट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द प्रियम्बल। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्ट करे प्रियम्बल के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हो। दैट्स वाई हमने जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, प्रियम्बल को एनेक्ट किया है, या प्रियम्बल को बनाया है। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे कि प्रियम्बल जो है इट प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, आई बात समझ में, वो हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोग बस प्रियम्बल से बता सकते हो कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है वो इस प्रकार का है। आई बस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें जो है वो लिखी हुई हैं, और यही जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये उसी केशवनंदा भारती के ऑफ 1973 में जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताई थी। आई बात समझ में? ओके। नेक्स्ट चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दैट प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आई बात समझ में? कोर्ट ऑफ लॉ में प्रियम्बल जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट यू कैन नॉट फाइल अ केस कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में बोला हुआ है जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। आई बात समझ में? इस चीज को लेके आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जो है वो केस नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, that it is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature। इसका मतलब ये है कि ना ही ये लेजिस्लेचर को कोई स्पेशल पावर देता है। मतलब लेजिस्लेचर किसी भी चीज को ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकता है क्योंकि दिस इज रिटन इन द प्रियम्बल। आई बात समझ में? ना ही ये कोई प्रोहिबिशन है कोई भी लेजिस्लेचर की पावर के ऊपर। आई बात समझ में? इट मीन्स दैट लेजिस्लेचर हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस है उस हिसाब से जो है लेजिस्लेचर को काम करना है। प्रियम्बल उसके ऊपर ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ना ही कोई स्पेशल पावर जो है वो उनको देता है। आई बात समझ में? तो फिर अगर ना ही ये एनफोर्सेबल है, ना ही ये लेजिस्लेचर को कोई पावर देता है, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल? प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्रियम्बल के मैंने बताया है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये हमें जनरली बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है। आई बात समझ में? उसके बाद में ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का देता है। और तीसरी चीज ये है कि इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, इट
can take a look at the preamble of the uh, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है इसका कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और वो एम्बिगुइश है। एम्बिगुइश का मतलब ये है कि उसमें कंफ्यूजन है, उसमें एम्बिग्विटी है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहने की बात कही गई है। तो उस चीज को जो है वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए हम लोग प्रियम्बल की तरफ जो है वो नजर दे सकते हैं। जैसे कि फेमस है, जैसे आप लोगों को पता है कि राइट टू प्राइवेसी इट वाज गारंटेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो जब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्ट लुक एट द प्रियम्बल, प्रियम्बल पे नजर दें। और प्रियम्बल पे अगर आप लोग नजर देंगे तो क्लियरली प्रियम्बल में एक चीज लिखी हुई है, assuring the dignity of the individual. It means that to assure the dignity of the individual, it is also the work of the state। आई बात समझ में, स्टेट का काम है एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करना। और अगर हम लोग एक इंडिविजुअल को राइट टू प्राइवेसी ही नहीं है, तो हम लोग ये एश्योर नहीं कर सकते हैं कि उस पर्सन की जो डिग्निटी है दैट इज मेंटेन्ड। आई बात समझ में। दैट्स वाई इस चीज को जो कि लिखी हुई थी कहाँ पे, प्रियम्बल में, सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया टू गारंटी a fundamental right to privacy under article 21। आई बात समझ में। तो कहीं पे भी हमें लग रहा है, हमें कोई एम्बिग्विटी, हमें कोई कंफ्यूजन है, तो वी कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट द प्रियम्बल। वहां से हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि हमारा जो देश है वो इस प्रकार का है, सो आवर लॉ शुड अलाइन विद द प्रियम्बल। आई बात समझ में। ओके। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो अगेन बिरुबारी केस में बोला 1960 में, क्योंकि आप लोगों को पता हुआ होगा कि जो आर्टिकल 368 है, इट प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों हमें प्रियम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो बेरुबारी केस 1960 में कहा कि इनने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हम लोग आर्टिकल 368 को यूज करके प्रियम्बल को जो है वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। बट अगेन इन 1973 सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट को क्या क्या चेंज किया इनके चुनिंदा भारती केस, और तब उन्होंने कहा कि yes, preamble is the part of the constitution and hence it can be amended, as per the provisions of the article 368। जैसे हम लोग 368 से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, वैसे हम लोग प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। सो फार आज तक जो है सिर्फ एक ही बार जो है वो प्रियम्बल अमेंड हुआ है, एंड इट वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में हमने प्रियम्बल को अमेंड किया था, और वहां पे हमने 3 नई टर्म्स जो है वो ऐड की थी। देवर सोशलिस्ट, नेक्स्ट वाज सेकुलर, एंड थर्ड वाज इंटीग्रिटी। ये 3 टर्म्स जो है हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है वो लॉन्च की, मतलब एक प्रियम्बल में ऐड की थी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये चीज़ मेरे को भूलती थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट का ईयर जो है वो ज़्यादातर भूलता था। तो देखो, यू कैन यूज द इट लाइक दिस। ये 42nd है ना, तो 4 + 2 = 6, तो एट द एंड इज 6 है ना। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा ईयर था। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा एक और अमेंडमेंट एक्ट है, 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मैं आप लोगों से इसकी डेट पूछूंगा तो भी आप लोग शायद कंफ्यूज होंगे। आई एम अगेन टेलिंग यू, यूज दिस सेम ट्रिक, इट वाज इन 1970 एंड 4 + 4 इज हाउ मच, 8। समझ में। तो ऐसे जो है आप लोग यूज कर सकते हैं इस चीज को, इस चीज को जो है वो मेमोराइज करने में। 44 इट इज 4 + 4 8, and 42nd it is 4 + 2 6। क्लियर है। ओके, सो इट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जहाँ पे हम लोगों ने 3 जो टर्म्स हैं
वो ऐड की थी प्रियम्बल में। यहाँ पे आप देख सकते हो सोशलिस्ट, सेकुलर और ये जो आपकी इंटीग्रिटी टर्म है, ये जो है हम लोगों ने ऐड